प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं के लिए विषय व्याकरण में से उप विषय समास पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, जानते हैं समास किसे कहते हैं या समास किस शब्द से बना है। समास शब्द संस्कृत का है जो अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर या लगकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना। समास क्या है? समास संस्कृत भाषा से लिया गया है और अस धातु में सम उपसर्ग लगाने पर समास बना है और समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। आइए अब हम जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे। आपस में या परस्पर या आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनी स्वतंत्र, सार्थक व संक्षिप्त इकाई या शब्द समास कहलाता है। कैसे हम इसकी परिभाषा देंगे कि आपस में संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल से बनी स्वतंत्र, सार्थक व संक्षिप्त इकाई या शब्द समास कहलाता है। जैसे राजा का महल, यहाँ दो या दो से अधिक शब्द हैं। राजा का महल क्या बन गया? संक्षिप्त रूप इसका क्या बन गया? राजमहल। इसका छोटा रूप क्या बन गया? राजमहल। यहाँ पर किस चीज का लोप हो गया? का क्या है? विभक्ति चिन्ह। समास करते समय परस्पर संबंध दिखाने वाले विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, यहाँ पर किस चीज का लोप हुआ है? विभक्ति चिन्ह कौन सा था? का का लोप हो गया। क्या बन गया? संक्षिप्त रूप गंगा जल। इसमें का विभक्ति का लोप हो गया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि समास संक्षिप्त रूप में कैसे बनता है। उसमें लगे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो वो जो शब्द बनता है वो स्वतंत्र हो जाता है, सार्थक होता है, यानी कि उस शब्द का अर्थ निकलता है और वो एक संक्षिप्त इकाई बन जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर है समस्त पद से क्या अभिप्राय है कि जब हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, लोप करने पर जो हमारे पास स्वतंत्र, सार्थक और संक्षिप्त इकाई आती है वही समस्त पद कहलाती है। समास द्वारा दो शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमारे को दिया जाता है विभक्ति चिन्हों के साथ, और जब हम उसमें से विभक्ति का लोप कर देते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है? समस्त पद बन जाता है। जैसे राजमहल गंगा जल, राजा का महल गंगा का जल, यानी कि यहाँ पर का विभक्ति का लोप होने पर ये समस्त पद बन गया है। फिर है समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह जो समस्त पद हमारे पास होता है, समस्त पद के बीच में हम विभक्ति चिन्हों को लगा देते हैं तो वही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह समस्त पद के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे क्या है? यथाशक्ति। समस्त पद क्या है? यथाशक्ति। समस्त पद क्या है? यथाशक्ति। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार। क्या बन गया? शक्ति के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले बताया कि समास संस्कृत भाषा का शब्द है और ये किस धातु में कौन सा उपसर्ग लगने से बना है। फिर है इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, समस्त पद किसे कहते हैं
और समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है। अब आइए बच्चों जानते हैं कि समास के कितने भेद हैं, समास को कितने भेदों में बांटा गया है। तो समास को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि समास के 4 भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, यानी कि उसका पहला पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास, इसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास, इसमें ना पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता इसमें रहती है। तो आप जान गए होंगे कि समास के कितने भेद हैं, समास के 4 भेद हैं। और फिर हाँ, जो हमारा दूसरे नंबर वाला समास है तत्पुरुष समास, इसके बहुत सारे भेद हैं, उपभेद हैं और अन्य भेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उपभेद इसके जो हैं, कई उसमें किताबों में लिखा होता है कि समास के 6 भेद हैं। 6 भेद नहीं है, वो जो 2 भेद लिए गए हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। नंबर 1 क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष, और नंबर 2 क्या है, द्विगु तत्पुरुष। और फिर इसके जो अन्य भेद हैं वो क्या है, नन तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। तो ये जो मैंने बताए भेद, उपभेद और अन्य भेद, ये किसके हैं, तत्पुरुष समास के हैं। तो आज हम इन चारों समासों में से पहले भेद को विस्तृत रूप से जानेंगे। अव्ययी समास पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो, यानी कि उसका पहला पद प्रधान होता है और वो किस रूप में होता है, अव्यय के रूप में होता है। अव्यय का दूसरा नाम क्या है, अविकारी शब्द। यानी कि अविकारी शब्द हमारे क्या हैं, जैसे क्रिया विशेषण, हमने जब शब्द के भेद किए थे आपको बताया था, क्रिया विशेषण है और समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो अव्यय का दूसरा नाम क्या है, अविकारी। और तथा समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए। समस्त पद कौन सा होता है, जब हम विभक्ति का लोप कर देते हैं और फिर जो संक्षिप्त रूप या स्वतंत्र सार्थक रूप हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। तो अव्ययी समास क्या है, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो तथा समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हमने इसमें हम दिखाएंगे आपको, कि जैसे है यथा समय, समय के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो। तो यहाँ सब जितने भी मैंने शब्द बोले हैं सब में यथा शब्द का प्रयोग किया गया। तो यथा क्या है, अव्यय है, यथा की प्रधानता है, तो इसी यहाँ पहला पद प्रधान है। तो यथा का यहाँ क्या मतलब है, के अनुसार, या तो इसका मतलब के अनुसार है या फिर इसका मतलब है जैसा। हम जब समस्त पद का, समस्त पद कौन सा है बच्चों, ये क्या है, समस्त पद। और समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं किस प्रकार से करेंगे, ऐसे कि यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। और आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है
कि कोई भी शब्द दे देंगे कि इसका विग्रह करके समास का नाम बताइए। जैसे यथाविधि आ गया तो आप इसका विग्रह करेंगे विधि के अनुसार और समास का नाम लिखेंगे अव्ययीभाव समास। तो आगे चलते हैं। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रति यानी कि हर एक दिन, यहाँ पर हर दिन आ जाए तब भी इसका क्या बनेगा, दिन दिन, और प्रतिदिन आ गया तब भी इसका विग्रह क्या बन रहा है, दिन दिन। प्रत्येक, प्रति जमा एक, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति जमा एक यानी कि एक एक को जोड़कर प्रत्येक बनता है। हर रोज, रोज रोज, हर घर, घर घर, हर साल, साल साल, हर पल, पल पल, प्रतिक्षण, क्षण क्षण, हर दिन, दिन दिन। देखो यहाँ प्रतिदिन था तब भी दिन दिन है और हर दिन है तब भी हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, दिन दिन। फिर है आजन्म, जन्म भर, या हम इसका विग्रह जन्म भर से कर सकते हैं या जन्म पर्यंत भी लगा सकते हैं। आजीवन, जीवन भर या पर्यंत। अजानु, जानुओं तक, जानुओं तक यानी कि घुटनों तक। आमरण, मरण तक या मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र तक या पर्यंत। तो जब यहाँ अव्यय क्या लगा है, आ, जो शब्द है हमारे पास जन्म, जीवन, जानु, मरण, समुद्र, उसके आगे हमने उपसर्ग क्या लगा दिया, आ, यानी कि अव्यय हमारा क्या है, आ है। तो यहाँ अ शब्द का क्या मतलब है, यहाँ पर हम भर तक पर्यंत, यानी कि जिन शब्दों के आगे आ लगा है उसका विग्रह हम कैसे कर सकते हैं, किन किन शब्दों को लगाकर कर सकते हैं, भर तक और पर्यंत। फिर आगे है मन मन, बीचों बीच, रातों रात, हाथों हाथ। तो जैसे मन मन, या तो इसमें हम योजक चिन्ह लगा देते हैं या फिर बिना योजक के भी हम इनको लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ तो मन मन और यहाँ मन योजक मन, यहाँ क्या किया है, बीचों बीच, यहाँ योजक चिन्ह लगे हैं, रातों रात, हाथों हाथ, यानी कि ये शब्द ऐसे भी आ सकते हैं और इस प्रकार से भी आ सकते हैं पेपर में, बीचों बीच, रातों रात, हाथों हाथ। तो हम इनका विग्रह कैसे करेंगे, मन मन, मन ही मन में, बीचों बीच, ठीक बीच में, या फिर आप इसका विग्रह कर सकते हो बीच ही बीच में, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, द्वार द्वार, द्वार ही द्वार, घर घर, घर ही घर। भरपेट, पेट भर कर, भरसक, पूरी शक्ति से, यानी कि भरपेट यानी कि जब पेट भरा हुआ है तो पेट भरकर, भरसक, पूरी शक्ति से। निधड़क, बिना धड़क, निडर, बिना डर, बेकाम, बिना काम के, बेशक, बिना शक के, निसंदेह, बिना संदेह के, बेमतलब, बिना मतलब के, बेफायदा, बिना फायदे के, बेखटके, बिना खटके के, बखूबी, खूबी के साथ, बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है नी और बे, उपसर्ग यहाँ जो लगाए हमने शब्दों के आगे, तो उनका अर्थ क्या है, बिना। तो इस प्रकार से अव्ययभाव समास में जो मैंने पहचान बताई बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से, तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अब अव्ययभाव समास कहते किसे हैं, इसकी क्या पहचान है, अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। और सभी स्वतंत्र, सार्थक और संक्षिप्त शब्दों के आगे अगर उपसर्ग लगे हैं
तो उनका क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से अव्ययभाव समास को ही आज हम बताएंगे। जो इसके बाकी के भेद हैं समास के, उनको हम आगे करेंगे। धन्यवाद।